आज हमारा विषय है छत्तीसगढ़ का परिचय एवं नामकरण। इसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक परिदृश्य के ऊपर बात करेंगे। इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराणों एवं अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में किस प्रकार छत्तीसगढ़ का उल्लेख हुआ है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के नामकरण पर जो विभिन्न मत हैं, उन मतों पर विचार करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि किस आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण छत्तीसगढ़ हुआ। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू हुई और अंततः छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में अस्तित्वमान हुआ, इस पर हम बात करेंगे। विस्तार पूर्वक ये सारी चर्चाएं होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ का परिचय, नामकरण। अगले भाग में भौगोलिक स्थिति के विषय में भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के विषय में जब हम इतिहास लेखन करते हैं तो उसके स्रोत के रूप में साहित्य प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास निर्माण के स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ के विषय में उल्लेख किया गया है। इस आधार पर होता है। विदेशी यात्रियों में टॉलेमी एवं ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। उनकी यात्रा का विवरण हमें प्राप्त होता है। उससे छत्तीसगढ़ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक सामग्रियों में उत्कीर्ण लेख और सिक्के, स्थापत्य और शिल्प बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। उनसे भी हमें इस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। वाचिक साहित्य के अंतर्गत परंपरागत रूप से प्रचलित गाथा, महाकाव्य, लोकवार्ता आदि जो छत्तीसगढ़ में हैं, उनसे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों में छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। छत्तीसगढ़ का तो नाम मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ नाम से इसका उल्लेख नहीं मिलता है। प्रकारांतर से इसका नाम प्राप्त होता है। यह नाम है कौशल, दक्षिण कौशल, महाकौशल, चेदिसगढ़। इन नामों से इस क्षेत्र का नाम उल्लेख होता है। वाल्मीकि रामायण में उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर कौशल सरयू नदी के तट पर स्थित था। दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से संबंधित था। जनश्रुति के अनुसार उत्तर कौशल के राजा दशरथ का विवाह दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या के साथ हुआ था। यह रामायण में भी वर्णित है, रामचरितमानस में भी इसका विवरण है। आप सभी लोग निश्चित रूप से इस विषय में जानते होंगे। दशरथ एवं कौशल्या के पुत्र श्री राम ने वनवास काल में पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ एक लंबा अंतराल दंडकारण्य क्षेत्र में बिताया। हमारे इस क्षेत्र से होकर के भी गुजरे। इन सभी से आप परिचित हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। जनश्रुतियों के अनुसार तुरतुरिया नामक स्थान जो हमारे पास ही है, जहाँ लौ और कुश का जन्म हुआ था। माता सीता ने एक लंबा समय वहाँ पर गुजारा था, ऐसी कथा है। जो श्री राम एवं सीता के पुत्र थे लौ और कुश। जनश्रुति के अनुसार श्री राम पुत्र लौ का संबंध लवन से तथा कुश का संबंध कसडोल से स्वीकार किया जाता है। शिवरी नारायण से सबरी एवं राम की कथा विख्यात है। आप सभी इनसे परिचित हैं। महाभारत के सभा पर्व में कौशल का उल्लेख प्राप्त होता है। चेदि नरेश शिशुपाल का विवरण प्राप्त होता है। जनश्रुति के अनुसार चेदि नरेश बभ्रुवाहन पांडुवंशी अर्जुन का पुत्र था, जिसकी राजधानी चित्रांगदपुर थी, जिसका वर्तमान नाम श्रीपुर या सिरपुर है। ये भी महासमुंद जिले में, जहाँ हमारा कॉलेज स्थित है, इसी जिले में स्थित है। इतिहासकार हीरालाल शुक्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में महाभारत पर आधारित विविध लोक गाथा, महाकाव्य आज भी प्रचलन में हैं। पुराणों के विवरण से भी ज्ञात होता है कि कौशल तथा दंडकारण्य की सीमा में विस्तार हुआ था। पुराण काल में दंडकारण्य को साल वन के नाम से जाना गया था, जो कि वर्तमान में बस्तर का क्षेत्र है। साल के वन यहाँ पर हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में
कलिंग और कौशल का उल्लेख प्राप्त होता है। भाष्यकारों के अनुसार कौशल शब्द का प्रयोग दक्षिण कौशल के लिए किया गया है। अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें कौशल महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि एक विस्तृत और शक्तिशाली राज्य था। चीनी यात्री वेन सांग के विवरण से जानकारी मिलती है कि कौशल निवासी बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संस्थापक नागार्जुन का आश्रम भी सिरपुर में था। नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे, उन्होंने अपना जीवन छत्तीसगढ़ में ही सिरपुर में गुजारा था। सम्राट अशोक के काल में सरगुजा जिले में रायगढ़ पहाड़ी की 2 गुफाओं में क्रमशः सीता बेंगरा और जोगी मारा में सम्राट अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। यह गुफाएं सार्वजनिक नाट्यशाला थीं। जोगी मारा की गुफा में चित्रकला के नमूने देखे जा सकते हैं। मौर्य शासन के पश्चात महामेघवंश का शासन दक्षिण कौशल राज्य पर कायम हुआ। 182 ईस्वी पूर्व में खारवेल ने आठविक राज्यों की या इस क्षेत्र की विजय प्राप्त की थी, तो खारवेल का भी शासन यहाँ पर रहा। सातवाहन वंश का शासन 72 ईस्वी पूर्व से 202 ईस्वी सन तक इस क्षेत्र पर रहा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौशल राज्य पर विजय प्राप्त की थी। दंडकारण्य क्षेत्र पर सातवाहनों का शासन था। सातवाहन राजाओं के शिलालेख बिलासपुर जिले के बूढ़ी खार नामक स्थान में प्राप्त होते हैं। इसी काल में मिस्र का प्रसिद्ध ज्योतिषी और भूगोलविद टॉलेमी दक्षिण कौशल की यात्रा पर आया था। उसने भी इस क्षेत्र का विवरण लिखा है। बिलासपुर के क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन तांबे के सिक्के यह प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र पर कुषाणों का भी शासन रहा था। वाकाटकों का अधिकार दक्षिण कौशल पर सातवाहनों के पश्चात स्थापित हुआ था। प्रवरसेन प्रथम ने यहाँ पर शासन किया था। समुद्रगुप्त के द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार किया गया। जब उसने दक्षिण भारत का अभियान किया था, उस समय यह क्षेत्र गुप्त शासन के अधीन चला गया। इस काल में कौशल क्षेत्र में महेंद्र नामक शासक शासन कर रहा था। इसी काल में महाकांतार क्षेत्र का व्याघ्रराज शासक था, जो वर्तमान में बस्तर के नाम से छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यह जाना जाता है। तो इन 2 राजाओं का उल्लेख होता है जो छत्तीसगढ़ के थे। इन पर समुद्रगुप्त ने अधिकार किया था। इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। अब हम देख लेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण किस प्रकार हुआ। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में अप्राप्त है। इस क्षेत्र को कौशल, दक्षिण कौशल, महाकौशल, चेदिसगढ़ आदि नामों से जाना गया है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मीनिधि के चारण कवि दलपत राव के द्वारा 1487 में एक प्रशस्ति में किया गया। तो प्रथम प्रयोग 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख नहीं आता है, बल्कि कौशल, दक्षिण कौशल, चेदिसगढ़, महाकौशल आदि नाम से जाना जाता था। राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग गोपाल मिश्र ने 1689 में अपनी कविता खूब तमाशा में किया। विक्रम विलास नामक ग्रंथ में रेवाराम बाबू के द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। इनके द्वारा दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ और रतनपुर के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। दंतेवाड़ा स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर से प्राप्त सन 1702 में लिखित एक शिलालेख में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शिलालेख पंडित भगवान मिश्र द्वारा लिखित है, जो कि तत्कालीन राजा के राजगुरु थे। इसमें भी छत्तीसगढ़ शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस तरह बहुत कम स्थानों पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। क्रमशः 1707 में काशीनाथ गुप्ते द्वारा रचित कृति नागपुरकर भोसल्यांची बखर महाराष्ट्रीयन भाषा में है, मराठी भाषा में है। छत्तीसगढ़ एवं बस्तर शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द प्रयुक्त किया है। महाकौशल कहे जाने का कारण स्पष्ट नहीं है। इसके पहले कौशल या दक्षिण कौशल क्षेत्र कहा गया था, इसे महत्ता दी गई, महाकौशल कहा गया कनिंघम के द्वारा। तो ये महाकौशल का उल्लेख प्राप्त होता है। टॉलेमी के द्वारा दक्षिण कौशल को अधिष्ठी कहा गया। इस क्षेत्र के दक्षिण में अधिष्ठान पर्वत होने के कारण संभवतः इसे अधिष्ठी कहा गया होगा टॉलेमी के द्वारा, ऐसा माना जाता है। महाकौशल में चेदी वंश के राजाओं द्वारा
लंबे समय तक शासन में रहने के कारण इस क्षेत्र को चेदिसगढ़ भी कहा गया। इस शब्द का रूप विकृत होते हुए छत्तीसगढ़ बना, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है। राय बहादुर हीरालाल मानते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द चेदिसगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है, किंतु डॉक्टर रामकुमार बेहार इससे सहमत नहीं हैं। वो नहीं मानते हैं कि चेदिसगढ़ का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ हुआ। मतांतर है। जोसेफ डेविड बैगलर के अनुसार जरासंध के राज्यकाल में वहाँ से कुछ लोग दक्षिण की ओर जाकर बस गए। 36 घर होने के कारण आगे चलकर इसका नाम छत्तीसगढ़ विकृत होकर पड़ गया, ऐसा ये उल्लेख करते हैं। तो 36 घर से छत्तीसगढ़ हुआ, ऐसा कहा गया। चेदिसगढ़ से छत्तीसगढ़ हुआ, ऐसा कहा गया। खैरागढ़ के लाल प्रद्युम्न सिंह के अनुसार इस क्षेत्र में 36 राजा थे, जिनकी 36 राजधानियाँ थीं। प्रत्येक राजधानी में एक गढ़ होता था। इस कारण से इस क्षेत्र का नामकरण छत्तीसगढ़ हुआ। इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त भी छत्तीसगढ़ होने को स्वीकार करते हैं, छत्तीसगढ़ होने को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण गढ़ों की गणना के आधार पर किया गया। उस समय 12 ग्रामों का एक बरहा होता था और 7 बरहों का संगठन एक गढ़ कहलाता था। जब 36 गढ़ समाहित हुए तो वह छत्तीसगढ़ कहलाया, क्योंकि प्रारंभ में छत्तीसगढ़ यानी एक प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। इस कारण से इसको छत्तीसगढ़ प्रारंभ में कहा गया, जो आगे चलकर वही नाम चलता रहा। उत्तर के 18 गढ़ रतनपुर राज्य के अधिकार में चले गए। दक्षिण के 18 गढ़ रायपुर राज्य के अधिकार में आ गए। इस प्रकार 36 गढ़ हुए। तो बरहे और बरहों से फिर गढ़ों का निर्माण हुआ। 36 गढ़ थे, इसलिए इसका नामकरण छत्तीसगढ़ माना गया। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं। इनका विवरण भी मिलता है 36 गढ़ों का चीज़म और हबिट के द्वारा तथा प्यारेलाल गुप्ता जी के द्वारा भी, इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त हैं, उनके द्वारा भी छत्तीसगढ़ों का नाम इस प्रकार बताया गया है। शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौद, कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ी, ओखर, पंडरभट्टा, सोमरिया, मदनपुर या चांपा, कोसगई, लाफा, केंदा, भातिन, उपराड़ा, कंडरी, करकटी तथा शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमीरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मेहंदी, खलारी, सिरपुर, फिंगेसर, राजिम, सिंगारगढ़ और सुअरमार तथा टेंगनागढ़ और अकलवारा या अकलतरा वर्तमान में इसका नाम है। इस तरह से 18 गढ़ शिवनाथ नदी के अलग अलग दिशाओं में थे। इन्हीं 36 गढ़ों के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। इसको अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं। खूब तमाशा के रचयिता गोपाल मिश्र ने, एक अन्य मत भी आता है, गोपाल मिश्र ने 36 कुरी शब्द से अर्थ कुल से लिया जाता है, 36 जाते का उल्लेख किया है। इससे अर्थ है 36 जाति। अतः नगरों में 36 क्षत्रिय जातियां या 36 जातियां निवास करती थीं और 36 कुल थे। इन्हीं के कारण छत्तीसगढ़ नामकरण हुआ होगा, ये एक अन्य मत है। यद्यपि 36 गढ़ों के कारण जो पूर्व में हमने विवरण दिया, उसके आधार पर अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ था। आइए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस तरह से हुआ, किस प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्मित हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ था। पूर्व में यह मध्य प्रदेश का एक भाग था। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बनने के पूर्व छत्तीसगढ़ बरार एवं मध्य प्रांत का एक हिस्सा था। पंडित
सुंदरलाल शर्मा ने सबसे पहले स्वप्न देखा था। छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना उन्होंने की थी। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसे परिभाषित भी किया था। तो पहले स्वप्नद्रष्टा थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने कल्पना की कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हो। इसके बाद 1924 में प्रथम बार रायपुर जिला परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य के रूप में हो, इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। एक पार्टी का अधिवेशन था, कांग्रेस पार्टी का। भारत इस समय आज़ाद नहीं हुआ था, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। उसमें मांग रखी गई थी कि ये कांग्रेस पार्टी की मांग बने कि छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य हो। 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण ने इस मांग को अपना समर्थन दिया और प्रस्ताव पहली बार रखा कि छत्तीसगढ़ पृथक राज्य हो। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन हुआ। इन दोनों सभाओं के गठन में अब इनकी कार्यवाहियों में खूबचंद बघेल की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। इन्होंने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, साथ दिया था कि पृथक छत्तीसगढ़ हो। 1979 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नामक एक संगठन गठित हुआ था। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ये किया गया था। इस संगठन ने पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन को आगे बढ़ाया। आगे चलकर ये बहुत लोकप्रिय हुए। अब इनकी हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी अस्तित्वमान रहा। सन 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का शासकीय प्रस्ताव वर्तमान में मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा रखा गया। 1997-98 के चुनाव में यह एक चुनावी मुद्दा भी रहा। पृथक छत्तीसगढ़ का आंदोलन तीव्र हो चुका था और सभी यह जान चुके थे कि अब छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से आज नहीं तो कल राज्य के रूप में अस्तित्वमान होगा। 25 जुलाई 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 31 जुलाई 2000 को यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और 9 अगस्त 2000 को यह राज्यसभा में पारित हुआ। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्वमान हुआ। तो ये था छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, उसका नामकरण और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को 26वें राज्य के रूप में हुआ, उसका विवरण था। दूसरे भाग में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित उसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में दूसरी वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।